गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे और देखते हैं जनसत्ता का जो संपादकीय उसके बारे में यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो सबसे पहले बता दें, इसे लिखा जगमोहन सिंह राजपूत जी ने। और जो आज का विषय होगा वो होगा विविधता की संस्कृति और शिक्षा। विविधता मतलब होता है ना विभिन्नताएँ, ठीक है, उनका नहीं होता है। जब हम बात करते हैं अनेकता जैसे शब्दों का, वही है मतलब विविधता, ठीक है। तो चलते हैं आगे। आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दिया करिए, अपने ओपिनियन भी दिया करिए। यहाँ पे लिखा है, देश में ऐसा कौन होगा जो भारत की हर प्रकार की श्रेष्ठता को वैश्विक स्तर पर उजागर और स्थापित होते न देखना चाहे। दोस्तों यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि ये देश का ऐसा कौन सा नागरिक होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि वैश्विक स्तर पर जो भारत की छवि हो, चाहे सांस्कृतिक, चाहे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से किसी प्रकार से जब महान बनाने का प्रयास किया जा रहा हो, तो कौन ऐसा व्यक्ति है भारत का जो श्रेष्ठ महसूस नहीं करेगा? करेगा ना। हम सभी ने अनेक महत्वपूर्ण अवसरों पर यह वाक्य भारत को विश्व गुरु बनाना है अनेक बार सुना है। जब जब और जहाँ जहाँ यह वाक्य कहा जाता है तो कुछ लोग असमंजस और आशंका से घिर जाते हैं, लेकिन जो भी व्यक्ति भारत और उसकी प्राचीन सभ्यता संस्कृति से परिचित है वह इस संभावना को नकारता नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो आपको देख रहे होंगे कि एक ज़माना था जब भारत जैसे देश में इतने प्रचंड विद्वान हुआ करते थे, इतने बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ हुआ करती थी कि विदेशों से लोग भारत जैसे देश में पढ़ने के लिए आते थे, अच्छी अच्छी कलाएं सीखने के लिए आते थे। योग, आयुर्विज्ञान जैसे क्षेत्रों में भारत को पहली प्राथमिकता हासिल थी। पर दोस्तों आज स्थिति पूरी तरह से बिगड़ चुकी है। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, माफ़ करिएगा थोड़ा सा मैं इस बात को कोट कर रहा हूँ, मैं बहुत ही दुखी हो जाता हूँ। ऐसे तमाम तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी हमारे देश को डेवलप करना है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जो शोषित है, उपेक्षित है, वो हमारे देश का गरीब है, किसान है, प्रवासी है, मजदूर है। उसके बारे में पहले हमें प्राथमिकता देनी होगी। उसे 2 वक्त की पहले खाना मिले, भोजन मिले। क्योंकि आपको पता है जो महामारी आई है कोरोना, सबसे ज़्यादा यदि किसी की नुकसान हो रहा है, सबसे ज़्यादा किसी की मौत हो रही है तो एक गरीब मजदूर है। आजकल तो हॉस्पिटल वाले भी उनसे लूट रहे हैं, सोच रहे हैं कितना लूट लिया जा रहा है। भैया उसे लूटिए जिसके पास पैसा हो, वो तो खुद खाने के लिए मर रहा है। कोरोना से बाद में मरेगा, पहले वो खाने से मर जाएगा। समझ रहे हैं? आज ये है स्थिति। गांव में चले जाइए, लाइट नहीं है, रोड नहीं है। लोग बोलते हैं कि 12 माह से रोड दे दिए हैं भैया ग्राम प्रधान जो है। रोड ऐसा है कि आप पैदल नहीं जा सकते हैं, और गाड़ियों की बात छोड़ दीजिए। पहले जब टिकटॉक था तो मैं उसमें कई सारी चीज़ें देखता था कि जो औरतें थीं खेत में से बेचारी को कैसे लेके जाया जाता था, जो शादीशुदा लड़कियां थीं। कहीं पर पुल नहीं है तो कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे रोज़गार नहीं, कहीं पे शिक्षा नहीं है। पहले इन सारी चीज़ों को मजबूत बनाइए, उसके बाद धर्मगुरु तो क्या हम सब बनेंगे। ऐसे लोग यह मानते हैं कि सुनहरी अभिलाषा की पूर्ण होने की संभावनाएं घोषणाओं से नहीं, उन तथ्यों के विश्लेषण से निकलेगी जिनके कारण भारत आज स्थिति में नहीं है। वे यह भी मानते हैं कि इस प्रकार की घोषणा की आवश्यकता नहीं है कि भारत विश्व गुरु बन गया है या बस बनने ही वाला। अनेक लोग इसे इस प्रकार घोषित करते हैं कि जैसे कोई युद्ध होने जाने वाला है, उनकी विजय होने ही वाली है। इसके लिए तो ज्ञानार्जन परंपरा, आज की शिक्षा व्यवस्था को उसी प्रकार के त्याग और तपस्या के द्वारा संबद्ध करना होगा जिसके लिए प्राचीन हिचकी आ रही है। भारत के ज्ञानीजन और सराहे जाते थे। मैं एक चीज़ आपको बताऊं, भारत में जो यहाँ की शिक्षा प्रणाली है, जो यहाँ के पाठ्यक्रम है, जो विषय हैं, उनमें बहुत बड़ी सुधार करने की आवश्यकता है। तमाम तरह के लोग बातें करेंगे, पर आज भी हम सबसे महान विजेता किसी मुस्लिम को बताएंगे, मुस्लिम इस्लामिक लुटेरे को बताएंगे। ठीक है भैया, कोई मुसलमान होगा तो इस बात को गलत मत मानिएगा, ठीक है। इस्लामिक लुटेरे का मतलब ये हुआ जो हमारे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तर पर हमारे देश की बहु बेटियों का खुलेआम बाजारीकरण किया। पता है आपको, औरंगजेब इतना क्रूर शासक था ना कि जो हिंदुओं की सुंदर कन्याएं होती थीं वो उसके सेवा में लग जाती थीं। सेवा का मतलब एक तरह से उपपत्नी, एक रखैल के रूप में रखी जाती थी। और सारे जो भी हिंदू देवी देवताओं थे उससे इतना चिढ़ आता था ना कि वो सारे हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर उसमें
मस्जिद बना देता था। ये काम वो किया है। भारत के ज्ञानी जन जाने और सराहे जाते थे। भारत के ज्ञान ध्यान दर्शन को सिद्धांत और व्यवहारिकता की उस ऊंचाई तक ले जाना होगा जिसमें ह्रासवर्त ह्रास सर्वभूत हिते सतः अब ह्रास सर्वे भवन्तु सुखिन हवा का भाव निहित हो, जिसमें सभी के प्रति अपनापन स्पष्ट हो और जीवन की सार्थकता और संतुष्टि की सार्वभौमिक समझ बिखरी हो। थोड़ी चीज़ें कम दिखाई दे रही हैं क्योंकि हमको स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आज इसका जो है न्यूज़पेपर नहीं आया, इसलिए लेट भी हुआ। हजारों साल पहले यदि यह आकर्षण तक्षशिला नालंदा विक्रमशिला में विश्व भर के देशों से लोगों को यहाँ के विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में स्वतः ही लाता था तो ऐसा आगे भी संभव क्यों नहीं होगा। ये चीज़ मैं बार बार बताता हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र में भारत जैसे देश को इससे पहले जो उपलब्धि हासिल थी आज वो नहीं है। क्यों नहीं है पता है? क्योंकि दोस्तों पहले जो शिक्षा व्यवस्था था, जो हमारे देश का समाज था, संस्कृति था, आज के समाज से बेहतर है। आज तो हम चुराने में लगे हुए हैं पश्चिमी देशों से। जिस प्रकार से वहाँ के कपड़ों को, वहाँ के संस्कृति की, वहाँ के रहन सहन, खान पीन, सारी चीज़ें तो हम कहीं ना कहीं से उधार लेकर बैठे हैं। तो अपना क्या करोगे? उसके लिए दोस्तों आपको उस शिक्षा पद्धति को पहले प्राथमिकता देनी पड़ेगी। आज कितने लोग हैं जो संस्कृति का अध्ययन करते हैं? कितने लोग बताइए? मुझे तो लग रहा है धीरे धीरे संस्कृत जैसे पाठ्यक्रम भी विद्यालयों से हटा दिए जाएंगे। तो यही है जो आपकी एक्चुअल है और जिस पे आपका डीएनए भी है। मैं बता दूं, यदि कोई मन से संस्कृति सीखे ना तो आपका डीएनए भी आपका साथ देगा। ठीक है। ज्ञानार्जन की आज की विद्या और व्यवस्था अर्थात शिक्षा तंत्र से ही अधिकतर जानी पहचानी जाती है। शिक्षा की गतिशीलता या शिथिलता और उसके संस्कृति पर लगातार जीवंतता से पड़ते प्रभाव की गहन व्याख्या और विवेचना समय समय पर करते रहने से ही सभ्यता, विकास, प्रगति और मानवीयता में भारत अपनी विशिष्टता को पुनः स्थापित कर सकता है। जैसे जैसे और जब जब पश्चिम के विद्वानों ने भारत को बिना किसी पूर्वाग्रह के समझने का प्रयास किया, उसके ज्ञान भंडार, संस्कृतियों का श्रेष्ठता को पहचाना, उनकी श्रद्धा और सम्मान उसके प्रति बढ़ता गया। एक बड़ा ही प्रसिद्ध उद्धरण अनेक बार दोहराया जाता कि भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और समयानुकूल बने रहने की क्षमता के योगासन में वैश्विक स्तर पर अनेक मनीषियों के नाम लिए जा सकते हैं। मगर यहाँ मैं प्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर नॉल्ड टैनबी का उद्धृत कर रहा हूँ। भली भांति स्पष्ट हो रहा है कि यदि अध्याय जिसकी शुरुआत पाश्चात्य थी, यदि उसका अंत मानव जाति के आत्मसंहार में ही होना है तो समापन भारतीय होगा। मानव इतिहास के इस सबसे अधिक खतरनाक क्षण में मानव जाति को मुक्ति का यदि कोई रास्ता है तो वह भारतीय है। चक्रवर्ती अशोक और महात्मा गांधी का अहिंसा का सिद्धांत और श्री कृष्ण परमहंस के धार्मिक सहिष्णुता के उपदेश ही मानव जाति को बचा सकते हैं। यहाँ हमारे पास एक ऐसी मनोवृत्ति व भावना है जो मानव जाति का एक परिवार के रूप में विकसित होने में सहायक हो सकती है। इस अणु युद्ध में विनाश का यही विकल्प है। या अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इतिहासकार बिल दुरा ने लिखा था कि आज के हर विद्यार्थी के लिए सबसे बड़ी शर्म की बात यही होनी चाहिए कि वह भारत से पूरी तरह परिचित नहीं है। वे अपनी जगत प्रसिद्ध रचना स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन के पहले भाग में भारत में सभ्यता के विकास और प्रगति की प्रभावशाली निरंतरता पर मोहनजोदड़ो से लेकर गांधी, टैगोर, रमण तक के परिदृश्य पर दृष्टि डालते हैं। आध्यात्मिकता और दर्शन की उपलब्धियों की गहराइयों की प्रशंसा करते हैं। खगोल विद्या का 3000 साल पहले की वैज्ञानिकता का दृष्टि और उपलब्धियों से चकित होते हैं। जानते हैं हमारे यहाँ के जो कुछ ऐतिहासिक और जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें बहुत पहले जो आज खोज किया जा रहा है, जो एक्चुअल में जो मापा जा रहा है, चंद्रमा से सूरज की दूरी या फिर अन्य ग्रहों से अन्य ग्रहों की दूरी, कितने खगोलीय पिंड हैं, फला ठिकाना, कुछ चीज़ें दोस्तों सटीक जो 3000-4000 साल पहले किताबें लिखी जा चुकी हैं उनमें सटीक जानकारी मिलती है। अब सोचिए इतना सब कुछ नरसंहार करने के बाद जिस तरह से हमारे देश की तमाम बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों को जला दिया गया, जो भी हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्रोत थे, धार्मिक स्रोत थे, उनको जला दिया गया, फिर भी जो
बचे कुचे हैं उनमें पूरा ब्रह्मांड छुपा हुआ है, यदि हम उन चीज़ों का अध्ययन कर लें। प्राचीन भारत की धार्मिक आस्थाओं में विविधता की अभूतपूर्व स्वीकार्यता और स्वायत्तता के दूर तक फैले प्रभाव का वर्णन करते हैं। अंत में लिखते हैं कि भारत को हाउ पेटेंट स्कॉलरशिप अब उस यूरोप के सामने आ रही है जिसने मान लिया था कि कल विकसित यूरोपीय सभ्यता ही भविष्य की सभ्यता का एकमात्र रास्ता है। दुर्भाग्य है कि भारत का जब भारतीय ही समझने का प्रयास नहीं करते तो अन्य को दोष कैसे दिया जा सकता है। तो आज हमारे देश की यदि ये स्थिति है ना, तो नेतागण है ऐसे तमाम तरह के आश्वासन सदियों से दे रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, मतलब अपने प्रचार प्रसार के लिए 1000 करोड़ रुपए वो लगा सकते हैं। पर हमारे देश में आपको बता दें, एक अच्छी यूनिवर्सिटी पाने के लिए कौन सा ऐसा बालक नहीं है, कौन सा ऐसा कह सकते हैं स्टूडेंट नहीं है, विद्यार्थी नहीं जो नहीं चाहता कि नहीं जहाँ मैं चाहूँ जो विषय पढ़ना चाहूँ उस यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो। पर लाखों बच्चे ऐसे हैं जो वंचित रह जाते हैं, अपनी जिज्ञासाओं को अपने ही अंदर कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आज का जो हमारे यहाँ का जो शिक्षा है वो व्यवसाय का रूप ले लिया है। तो ऐसे दौर में उस तरह की शिक्षा पाना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। आपको पता है बीटीसी बीएड यदि आप प्राइवेट विद्यालय में एडमिशन करवा रहे हैं तो एक जो गरीब परिवार, मजदूर परिवार, किसान परिवार है उसके लिए कितनी तकलीफ़ें होती हैं। इसीलिए इनमें जो बच्चियां हैं, एक ऐसा परिवार आर्थिक रूप से इतना संबल नहीं होता है कि बच्चियों को भी ये सारी चीज़ें पढ़ा पाएँ। कुछ परिवार हैं जो सब कुछ अपना बेच कर अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि भेद क्यों किया जाता है। भैया भेद करना तो ये बड़े बड़े नेता सिखा गए हैं। यह सर्व स्वीकार है कि भारत और भारतीयता से दूरी की ऐसी राष्ट्रव्यापी प्रवृत्ति के निर्मित होने में स्वदेशी शासकों के सुनियोजित षड्यंत्र ही मुख्यतः उत्तरदायी थे। मगर स्वतंत्रता के 70 साल बाद किसी अन्य पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित परिवर्तन करने की पूरी स्वतंत्रता ही नहीं, आवश्यकता भी थी, मगर हमने प्रत्यारोपित व्यवस्था की छोटे मोटे परिवर्तन करके लागू रहने दिया। ऐसा तब हुआ जबकि साम्राज्यवाद के विरुद्ध जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन 20वीं सदी में चले और असफल रहे, उनमें से किसी भी संघर्ष काल में शिक्षा पर इतना ध्यान कहीं नहीं दिया गया जितना भारत में दिया गया। इसमें न केवल अपनी शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने की निर्णायक सोच थी, बल्कि उसमें संस्कृति विविधता की स्वीकार्यता और मानवीय मूल्यों की पुनर्स्थापना पर भी लगातार बल दिया गया था। कोरोना की चुनौती एक क्या लिखा रहता है जनसत्ता वाले, अदृश्य को क्या लिखा है, अदृश्य शत्रु को पराजित कराने की है। ये अपने आप में अप्रत्याशित, जिसे आप अनएक्सपेक्टेड बोलते हैं, और अभूतपूर्व है। यह मनुष्य के ज्ञान विज्ञान और बुद्धि की गहराई की सीमाओं का भान करती है, प्रकृति के प्रति असंवेदनशीलता के परिणामों को भी दर्शाती है। कोरोना ने इतिहास के इस मोड़ पर नया अध्याय ही नहीं, कालखंड भी हमारे सामने खोल दिया। मनुष्य और मानवता के समक्ष जो चुनौतियां समय समय उभरती हैं, उनमें से अधिकांश मानव जनित ही होती हैं और उनका समाधान भी मनुष्य स्वयं ही निकालता है। जीवधारियों में उसे ऐसे ही विचारों की शक्ति और संकल्पना शक्ति के वरदान मिले हुए हैं। जिज्ञासा उसकी मूलभूत प्रवृत्ति है, इस सबसे ही उसकी सर्जनात्मकता प्रस्फुटी होती है। इस समय कोरोना के अलावा भी कई चुनौतियां हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अनेक समस्याएं वैश्विक स्तर पर चिन्हित की गई हैं। इन पर नज़र डालने का सबसे सरल तरीका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र और यूनेस्को द्वारा स्वीकृत सतत विकास लक्ष्य 2030 पर निगाह डालना। इसमें गरीबी, भुखमरी, स्वास्थ्य संतुष्टि, लिंग भेद समानता, स्वच्छ पानी, साफ सफाई, आर्थिक विकास, काम के अवसर, न्याय, शांति, सहभागिता, जल और थल पर जीवन, अच्छी गुणवत्ता वाली कौशल युक्त शिक्षा जैसे सभी महत्वपूर्ण पक्ष लक्ष्य के रूप में शामिल हैं। हर मनुष्य को एक सम्मानजनक गरिमामय जीवन जीने की हक है और इसकी व्यवस्था प्रकृति के नियमों में निहित है। व्यवधान तो मनुष्य के बनाए नियमों, व्यवस्थाओं और दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न होते हैं। हर एक लक्ष्य में शिक्षा और शिक्षित व्यक्ति को महत्व स्वतः ही दिखाई देता है। कुल मिलकर सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य सभी को अच्छी गुणवत्ता की शिक्षा देना ही बनाता है, क्योंकि उसके प्रभाव अन्य सभी पर सीधे सीधे पड़ता ही है।
शिक्षा के 4 मुख्य स्तंभ जिन पर चर्चा होती है उनमें 3 से सभी परिचित हैं: ज्ञान पाना, कौशल सीखना और व्यक्तित्व विकास। 21वीं सदी में इन तीनों से पहले जिस स्तंभ को इंगित किया गया है वह साथ साथ रहना सीखना। गांधी जी ने भारत की सामाजिक उसकी सांस्कृतिक परिपक्वता को समझा था। धर्म यानी सदाचरण के महत्व को समझा था और उसे व्यवहारिक स्वरूप देने में जीवन लगाया था। उनका स्पष्ट विचार था कि वह ऐसी कोई भी संस्कृति जो सबसे बचकर रहना चाहती है जीवित नहीं रह सकती। भारत को इसे आत्मसात कर विश्व के समक्ष उदाहरण रखना है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।